Uh, Hello and welcome to this podcast. Uh, मेरे साथ हैं बाला। बाला राइटर हैं और डायरेक्टर हैं। जी सर। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ, तो बाला आपके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सर, मैं थिएटर करता हूँ सर। मैं जी। एक्ट करता हूँ। मैं थिएटर अभी मैंने पिछले साल से डायरेक्ट करना चालू किया है। तो अभी अभी तक 2 प्ले डायरेक्ट किया है मैंने। सो हम्म। एंड एक्ट करता हूँ और कास्टिंग करता हूँ सर। कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी है बीएसआर कास्टिंग। तो उससे करता हूँ थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा सोशली एक्टिव हूँ, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया का बाकियों का सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। अच्छा। जी, सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा हूँ। और हाँ, बाकी आप जितनी भी चीजें सोशल मीडिया में आती हैं, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सो हम लोगों का हैंडल करते हैं। सो आई वर्क एंड दैट आल्सो। बढ़िया एकदम। आप तो मल्टीटास्कर निकले। सर। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। जी सर। मैं जनरली जब सेटअप करता हूँ तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और बाकी हर सवाल के जवाब पे निर्भर करता है कि कन्वर्सेशन कैसे जाएगी। राइट। अ, तो मैं सुबह सोच रहा था एज अ राइटर, और जी खास सर। करके जो नाटककार हैं जो स्टेज के लिए लिखते हैं, जी। आप कहानियों में बहुत डील करते हैं। राइट। आपके काम से आपके जिंदगी में क्या फर्क आता है? सर, बहुत आता है। जैसे कि अब अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं, तो अब तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मैंने कैमरा एक्टिंग उतनी नहीं की है। मैंने थिएटर एक्टिंग काफी की है। पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो भी हम मैं प्ले करता हूँ, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। एक नया नजरिया देता है किसी भी चीज को देखने के लिए। क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल, आप किसी भी चीज को एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। बट अगर आप कोई और कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, तो उसकी कहानी जान रहे होते हो, उसका रिलेशन जान रहे होते हो बाकी कैरेक्टर्स के साथ कैसा है, तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपको देखने के लिए। तो एज ए इंडिविजुअल और एज एन एक्टर, वो बहुत मतलब बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए लाइफ में भी। तो ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स किए हैं जिन्होंने अपना छाप छोड़ा है मेरे जीवन में। और कुछ मुझसे वो लेके गए हैं और कुछ मुझे वो देके गए हैं। ये चीजें रही हैं। अच्छी बात है ये। बट इस पे मैं थोड़ा और गौर करना चाहूंगा से। जी। फॉर एग्जांपल, निजी जिंदगी में आप मुझे प्रैक्टिकल चेंज बताइए। सपोज आपने कोई रोल किया, कोई भी जी। रोल हो सकता है, जी। जी। उससे आपके जिंदगी में क्या एक्चुअल चेंज आप बता सकते हैं कि ये करने के बाद मेरे पर्सनालिटी में या मेरे व्यवहार में अ, ये बदलाव आया? अ, सर, जब हम लोग वर्कशॉप करते, जब मैं पहले वर्कशॉप करता था, तो 2018 में हमने एक प्ले किया था। तो जिंदगी इसी का नाम। तो वो हम ही ने खुद लिखा था और खुद प्ले डायरेक्ट किया था और खुद जी। ही हमने किया था। तो उसमें जो मेरा एक कैरेक्टर था, रुद्र मेरे कैरेक्टर का नाम था। तो वो ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, जो कि पेंटिंग करता है, उसको पेंटिंग का शौक होता है। लेकिन अपने फादर के प्रेशर की वजह से उनके ऑफिस में, उनके बिजनेस में उसको जुड़ना पड़ता है। तो जी। उसकी माँ नहीं होती है। तो वो उसकी माँ बहुत उसको प्रोत्साहित करती है, उसकी माँ बहुत सपोर्ट करती है उसको वो चीज करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। तो वो उसको याद करता है। तो मैंने उस कैरेक्टर करने के बाद से मुझे मेरी लाइफ में ये एक चेंज आई कि मतलब पेरेंट्स को एक देखने का नजरिया मेरा एक चेंज हुआ। क्योंकि हम बहुत ना हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जी। अपने पेरेंट्स को, कि वो तो है ही ना, वो तो करेंगे ही, उनकी जिम्मेदारी है करना। तो हम वो बराबर। सोच लेते हैं। तो उसके बाद से मुझे लगा कि जब कोई जाता है तो आपको ज्यादा दुख होता है। तब आप कहते हो कि ये कह सकता था, वो कह सकता था, ये कह सकता था, ये रह गया कहना। तो उसके बाद से शायद मैं कोशिश करने लगा ज्यादा अपने पेरेंट्स के करीब आने का। मतलब बॉम्बे रहता हूँ, मतलब फैमिली से दूर रहता हूँ मैं। तो थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज्यादा कोशिश करने लगी, क्योंकि उस कैरेक्टर ने मुझे शायद समझाया कि उस वक्त उस कैरेक्टर की माँ नहीं थी, तो उसको ज्यादा याद कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रोत्साहित करती थी, उसको सपोर्ट करती थी, तो इसलिए याद करता था। अब हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं, आज हैं, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें उनको कम से कम वो चीज करनी चाहिए। क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, मेरे लिए एक स्टेप लेना, बॉम्बे शहर में आके एक्टिंग करना, वो बहुत ही आउट ऑफ द लाइन था मेरे जी। पेरेंट्स को समझाने में, उनको
ये चीज मतलब एक दिखाने कि हाँ इसका भविष्य है, इसका फ्यूचर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो लगता है वक्त। तो वो उस चीज को समझने के लिए उन्होंने समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो लोग समझे इस बात को, मुझे सपोर्ट किया, अब तक पिछले 6 साल सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो वो एक बहुत दाग देने वाली बात है उनकी कि अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वो एक चीज मुझे मेरे जीवन में लगी बदलाव। बहुत बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है ये। अ, चलिए, अगर आपने ये बात निकाली ही है तो अ, आप किसी और शहर से बम्बई आए हैं। जी सर। हम लोग जो अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं, उसमें जगह का बहुत बड़ा हाथ होता है। होता है सर। और बम्बई तो अपने आप में माया नगरी ही है। अभी तो 6 साल में आप समझ गए होंगे कि किस जी। तरह के लोग यहाँ रहते हैं जी। और क्या भावनाएँ हैं लोगों की काम के प्रति, एक-दूसरे के प्रति। अच्छे और बुरे लोग तो सब जगह पे होते हैं, बट बम्बई की एक खासियत है कि बम्बई में सारे काम के प्रति काफ़ी अ, निष्ठा रखते हैं। गलत और सही की बात तो मैं कर भी नहीं रहा कि राइट। एट सम पीपल विल गो एट एनी लेंथ्स टू डू एनीथिंग, हम्म। बट हम सब काम के प्रति एकदम ही बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते हैं। व्हेयरएज़ जितना मैंने बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ द कंट्री देखे हैं, वहाँ पे थोड़ा ईज़ी गोइंग लाइफ़ है। सब जगह नहीं बोल सकते, अभी तो सब जगह बदल रहा है, बट जब मैं थोड़ा यंग था और काफ़ी ट्रैवल किया था। आपने ये बदलाव के पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताइए। आप में क्या चेंजेज़ आए जो आप सोचते हैं अच्छा हो गया ये आ गया मैं? जी। और फिर कुछ बातें जो यार नहीं होती तो शायद अच्छा होता, बट तो क्या अ, चीज़ें? सर मुझे लगता है किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसके सराउंडिंग, उसके आसपास के लोग और जिस शहर में वो रह रहा है, वो बहुत बहुत डिपेंड करता है। जी, क्योंकि अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं वहाँ रहता जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, तो शायद मैं आज जो मेरी सोच जैसी है, शायद वैसी ना होती। मैं उस जगह पे होता, शायद कोई जॉब कर रहा होता। मैंने ग्रेजुएशन करके कोई जॉब कर रहा होता, कोई अच्छा कहीं पे 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए की हो सकती है कि नौकरी कर रहा होता मैं। और मेरी एक एक अलग लाइफ होती, 9 टू 5 की जॉब होती, अच्छा सिक्योर जॉब होता जिसमें कि आपको हर मंथ सैलरी आ रही है। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ आके किया, जी, अब यहाँ पे इसीलिए मैंने जब आपको बताया कि ये चीज़ करता हूँ, द मल्टीपल थिंग्स यू डू, तो आपको क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव इन बॉम्बे, राइट? क्योंकि जी, आप अगर मैं उस शहर में रहता तो मेरे पास छत होती, मुझे खाने के लिए नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि घर है आपका, सब चीज़ है। तो आप फिर अपने लाइफ को और सुधारने की सोच रहे होते, या फिर अगर जॉब लग गया होता तो शांत बैठ जाते कि अच्छा जॉब है, जी, पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू फाइट ईच एंड एवरी डे। आपको हर दिन की यहाँ लड़ाई है। और यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है कि अगला भी लड़ रहा है, जो आपके साथ वाला भी है, वो भी लड़ रहा है। अब आप उसको अपना दोस्त मानो या उसका अपना दुश्मन मानो, कुछ भी मानो, लेकिन वो भी अपना सर्वाइवल देख रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे वो थोड़ी काम करने की जद्दोजहद ज़्यादा है। और शायद जहाँ से मैं आता हूँ छोटे शहर में, वो उतना काम करने का नहीं है, बट हाँ, कभी जब हम बीच-बीच में कभी-कभी मैं वहाँ जाता हूँ घर पे, तो सुकून मिलती है। एक अच्छा हुँ, फ़ील होता है, एक रिलैक्स फ़ील होता है कि थोड़ी-सी भाग-दौड़ से बचता है आदमी। यहाँ पे उतनी भाग-दौड़ नहीं है। यहाँ पे लोग भाग नहीं रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे कि फटाफट कहीं पहुँचना है, कहीं जाना है। लोग यहाँ ठहर जाते हैं। तो मुझसे किसी ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें पता नहीं होता है कि हमें ठहरना कहाँ है, हमें उसका पता नहीं होता है कि हम बहुत ठहर बढ़िया। कहाँ हैं। तो मुझसे ये बात किसी ने कही थी, मेरे एक दोस्त हैं, अक्षय, राइटर हैं वो। उन्होंने बात कही थी, तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि बात सही है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है किसी भी चीज़ को करने में कि कहाँ में रुकना है। तो अब लिमिट तो जी, कुछ है ही नहीं ना सर, जी, आसमान की जी, कोई लिमिट है ही नहीं। आप कितना भी बराबर। काम कर लो, वो लिमिटलेस है। तो जी, आपको कहाँ पे रुकना है, शायद वहाँ के लोग इस चीज़ को समझ गए कहाँ रुकना है और अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं अपने तरीके से। बॉम्बे के शहर के लोग शायद अब तक रुकना नहीं सीखे हैं, रुकना नहीं जाने हैं। बिल्कुल। अ, खैर मैं थोड़ा इस मामले में खुद विपरीत रहा हूँ, जी। खुद अकेला, दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकता। जी, जी। मैंने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में कई दोस्तों के साथ कई साल तक काम किया। कुछ हद तक
मैं खुद को सक्सेसफुल समझता हूँ। आई वुड हैव बीन काउंटेड एज अनसक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं काफी लेट, लास्ट 10 साल में कभी तो आया और कोशिश की, और मैं एडवर्टाइजिंग में काफी अच्छा कर रहा था। तो अच्छा, मुझे हमेशा वही इज्जत और वही पैसे और वो ये ओहदा चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे राइट, तुम नए हो तो उसके रिक्वायरमेंट अलग थे। बट मुझे मजा बहुत आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज थी। राइट, स्ट्रगल पार्ट तो मुझे कभी स्ट्रगल लगता ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी जिंदगी है, ये सब नाम दिए जाते हैं, स्ट्रगलर है और ये बात है और सही ये है। है। मगर एज अ राइटर मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। एक चीज मुझे बहुत कभी भी खटकी थी, अभी भी खटकती है। अ, जो ये क्रिएशन है, अ, चाहे वो स्टेज के लिए हो, चाहे वो फिल्म के लिए हो, वहां तक सीमित नहीं रह जाता। मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि राइटर्स ही नहीं, इंडस्ट्री वाले, सारे इंडस्ट्री वाले ना एक थोड़े भ्रम में जीना पसंद करते हैं। तो इतना सारा मतलब मतलब ऑन अ बेस लेवल तो एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए, वो तो मैं बात भी नहीं कर रहा, वो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, वो हर इंडस्ट्री में होता है। राइट, बट यहाँ तो वो भ्रम बनाया जाता है, और उसमें इतना जीते हैं कि मुझे लगता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, और अ, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, इंटरनली एक्सटर्नली उनके रिलेशनशिप्स में। अ, मैं जितना साल रहा और मैंने डीप से अंदर से देखा, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स से जाके मिलना होता था, अच्छे बड़े नाम हैं जिनके साथ मैं मिला। कोई सक्सेसफुल लोग मिले, एक्टर्स मिले। एडवर्टाइजिंग में तो मैंने काम किया ही है, तो मुझे कभी भी एड्स वैड्स बनाने के टाइम मिलते रहते थे। हम्म, बट वो फिर भी एक थोड़ा बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है। बट फिल्म इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर, और इवन प्लेज में मैं जिन जिन से मिला, मुझे लगा वो ग्राउंड रियलिटी से कभी कभी पसंद ही नहीं करते, या मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो ये निजी निजी सवाल है, आप समझ लीजिए जी, जी। कि ये क्या इश्यू है। जो क्या आप एग्री करते हैं, पहली बात, और एग्री करते हैं तो क्या रीजन है कि हम उस माहौल से बाहर ही नहीं निकल पाते? तो वी कांट हैव नॉर्मल रिलेशन बिटवीन फ्रेंड्स और अदर पीपल, ऐसा क्यों होता है? अ, सर इसमें एक चीज़ है कि मैं इससे मतलब थोड़ा-सा डिफरेंट सोचता हूँ, जी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एज़ अ राइटर भी आप एक अपना अपनी दुनिया बनाते हो, क्योंकि हर कहानी जब आप लिखते हो या फिर आप जी जी में से किसी और की लिखी हुई कहानी कहीं पर्दे पे दिखाते हो, तो जी आपको कुछ वक़्त के लिए तो उसमें उस कहानी में, उस दुनिया में तो जीना ही पड़ता है। जी। अगर आप जियोगे नहीं तो फिर आप फ़ेक ही करोगे। हाँ, बराबर। लेकिन उससे निकलना ज़रूरी होता है, उसी में जीना ज़रूरी नहीं। मतलब उससे आप फिर निकल जाओ। वो काम किया, कर लिया, खत्म हो गया, फिर आप उससे बाहर आ जाओ। क्योंकि आपको अपना जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, उस किरदार के जीवन से। क्योंकि आपको बराबर। अपनी जीवन आगे लंबी तक जीनी है। किरदार का जीवन बहुत कम है, कुछ वक़्त तक आप उसको जी के उसको जी दिखा सकते हो। तो अब इसे जो आपका सवाल था कि इसपे लोग हाँ, यहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं उस हिसाब से कि कन्वीनिएंट के हिसाब से कि आपसे कोई मतलब होगा तो दोस्ती होगी, मतलब नहीं होगा तो शायद दोस्ती खत्म हो जाएगी। बट नहीं, मैं एक्चुअली ना, सॉरी, मैं इधर जी, जी, इंटरप्ट जी। करना चाहता हूँ। ये गहरा सवाल है, ये सुपरफिशियल सवाल नहीं है। जी, जी, जी। मेरा क्वेश्चन है कि कई बार बात करते, सपोज आपकी मेरी दोस्ती हो गई और हम बैठे जी, हैं, तो मैं जी, देखता हूँ कि कई बार नॉर्मल बात भी आप सीधा कर ही नहीं पाते। जी। आप एक उसके बारे में भी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ये लूज है, इसको पकड़ना मत, बट इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, या राइट, राइट, क्लेवर बनने राइट, की राइट, कोशिश करते हैं। ये राइटर्स में तो होता ही है, मतलब मेरे में भी राइट, ये राइट, राइट। अवगुण है, बोला जाए तो। हाँ, थोड़ा-सा अब क्या है सर कि अगर ऐसे मतलब जनरल राइटर्स को देखेंगे, तो अब उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, राइट? बहुत कुछ होता है। अब वो अगर बैठ जाते हैं कहीं पे, तो वो कहने लगते हैं, वो बह जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत चीज़ें हैं। अगर वो किसी एक चीज़ पे काम कर रहे होंगे अब जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है अगर मतलब मैंने कुछ ऐसा बहुत बहुत कुछ अभी लिखा नहीं है या फिर बहुत कुछ किया नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें लिख लेता हूँ कभी-कभी। तो अभी अगर मैं एक समय पे कुछ लिखने बैठता हूँ, तो मेरे पास 10 थॉट और आती है। जी, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को मैं लिखने बैठूँगा तो उसी के बारे में सोच रहा हूँगा। 10 बरोबर। और चीज़ें आ जाएँगी, कि ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। तो वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप जब किसी से बात करने जाते हो ना, तो आप अपनी बातें कहने लगते हो। अब कोई-कोई ओके। वो इंप्रेशन जमाने के लिए कहता है और कोई-कोई अपनी बात कहने के लिए कहता है।
जी बस उसको जी अपनी बात बतानी होती है कि मैं ये कहानी सोच रहा हूँ, ये कहानी है, या फिर कोई सवाल का जवाब देना हो तो उसको अपनी कहानी के जरिए वो जवाब दे रहा हो कि बिल्कुल ये ऐसा, इस कहानी में ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो कहने को बहुत कुछ होता है। तो शायद इसलिए वो ये भी लगता है कि इम्प्रेशन बना रहा है, कि बताना चाह रहा है कि हमसे ज्यादा शब्दकोश है इसके पास, उससे ज्यादा डिक्शनरी बड़ी है। बराबर। वो कहना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ऐसा फील होता है ऐसा कुछ नहीं है, कहने के जी लिए जी बहुत कुछ है। और बराबर। आई थिंक ये वो रेस्टलेसनेस इज अ गुड आंसर टू दिस। हाँ, तो वो चीज लगती है, क्योंकि हम अब राइटर जो होता है वो राइटर सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि उसको लिखने आता है, वो जरूरी नहीं, क्योंकि उसने वो नहीं जिया है मोमेंट, वो और वो उस वक्त रह के जिया है, उसने गौर किया है उस मोमेंट को, तभी आज वो बिल्कुल लिख सकता है। राइट। अगर हम उसको उस वक्त जिएंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे शायद आज। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके लिए उसके पास बहुत कहानियां होती हैं। अभी मैं अगर अपने बचपन से लेके अब तक की कहानी बताऊं, मेरे पास बहुत कहानियां हैं, क्योंकि मैं बैक बिल्कुल बेंचर रहा हूँ। तो हमारे पास कहानियां बहुत होती हैं कहने के लिए, तो कोई सुनने वाला चाहिए होता है। तो इसके लिए आदमी बह जाता है कि ये कहानी बता दूं, ये कहानी बता दूं, तुम सुन लो। वो बिल्कुल। चीजें होती है। ओके, अगर कहानी की बात के लिए तो प्रैक्टिकल जीवन में इसके नुकसान क्या है ऐसे एटीट्यूड के, क्योंकि मैं भी राइटर रह चुका हूँ। मैं तो एडवर्टाइजिंग में तो हिंदुस्तान में इंग्लिश राइटर बनना ही, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, बड़ी बात थी। जी। तो काफी अकेला टाइम बिताना पड़ता है, क्योंकि तुम जो सुपर्ब काम कर रहे हो किसी को मालूम ही नहीं कि काम क्या होता है। सही है। मतलब जब मैं नया था तो मुझे तो ये भी पूछा गया था, भाई तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है इसलिए तुम राइटर हो। अब इसका तो क्या जवाब दिया जाए। तो ऐसी भी बातें थी, और बुरा तो लगता था क्योंकि अकेला टाइम बहुत बिताते हैं तो उसमें गहराई मिलती है। बट जैसे आपने कहा कि मिलने के लिए लोग चाहिए, कहानियां बताने के लिए, या जस्ट आपका जो नजरिया है कि अब कुछ मैं नया सीखा, ये कितनी बड़ी बात है जिंदगी में। राइट। बट वो कोई है नहीं जिसको उस वक्त उसकी गहराई समझे। राइट। बट एज अ राइटर मुझे ये भी लगा है कि प्रैक्टिकल होना ना बड़ा डिफिकल्ट रहा है इनिशियल। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ कि भाई मुझे पैसे मिल गए, मैंने काम कर दिया और जितना बेस्ट कर सका वो कर दिया। हम्म। पर पहले दिनों में जब मैं आपकी उम्र का था, या जब मैंने एडवर्टाइजिंग एंटर की थी, या जब मैं जी। फिल्म लाइन में भी था, अ, काफी ये तकलीफें आती है कि प्रैक्टिकल कब होना चाहिए, कब कैसे समझदारी से काम करें। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वैसे तो कहानी बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट तो दुखी रहना चाहिए, उसका आर्ट और अच्छा होता है, वो लास्ट में पी पा के मर जाता है और सब, ये क्या कहानी वैन गॉग जैसे। वो कहानियां भी बहुत चलती है, सुनने को बड़ी अच्छी लगती है, जीने को बड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज एवरी डे देयर इज स्ट्रगल, एवरी डे देयर इज डिसअपॉइंटमेंट। इसके बारे में बताइए, और ये भी बताइए, मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ नेगेटिव्स बताएं, उस नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव आपके लिए कभी निकला गया, अगर रियल लाइफ एग्जांपल होगा तो बहुत अच्छा। जी सर। सर ऐसे मतलब जिस फील्ड में हमें ये, चाहे आप राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, बहुत ही क्रिएटिव लाइन है। सोचना बहुत पड़ता है चीजों को, आपको देखना भी बहुत पड़ता है, आपको लोगों से मिलना भी बहुत पड़ता है। ऑब्जर्व करोगे तभी आप कोई चीज, किसी भी चीज को फील कर पाओगे। तो वो आपके निजी जिंदगी को तो थोड़ा इफेक्ट करता ही है, जी क्योंकि आप आप अगर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझकर भी उस मोमेंट में चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं ना। अभी जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ऑब्जर्व करो। लेकिन जब हम उसको कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कैसे बात कर रहा है, ये देखना है कैसे कह रहा है कहानी, क्योंकि हमें यहाँ से मुझे शायद कुछ कहानी मिल सकती है, कुछ कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तो हम कभी कभी उस चीज को ना, वो जानबूझकर अपने दिमाग को ज्यादा प्रेशर देते हैं उस चीज को समझने में, उस चीज को जानने में। तो मुझे लगता है कि वो आपके उस मोमेंट को जीना, वो शायद इफेक्ट कर देता है, कि आप शायद वहां ना रह के आप उसको ज्यादा और जानबूझकर किसी और को ज्यादा बहुत, मतलब अच्छे ध्यान से देखने लगते हो, समझने लगते हो कैसे बात कर रहा है, क्या कह रहा है। आप वो छोड़ देते हो कि कह क्या रहा है, आप देखना तो कैसे कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है इसकी बात, आप वो बातों को छोड़ देते हो कि अपनी बात क्या कह रहा है।
तो ये एक इसका नेगेटिव लगता है। और मुझे पॉजिटिव इसकी मुझे ये चीज लगती है कि आप एटलीस्ट आपके पास उतना ऑब्जर्वेशन होता है, आप कम से कम समझ सकते हो लोगों को, दूसरों को। वो क्योंकि अब राइटर जो होता है वो दोनों तरफ की कहानी लिखता है। एक्टर एक तरफा कहानी प्ले कर रहा होता है, अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। राइटर दोनों तरफ की कहानी लिख रहा होता है। जी और उसका एक तीसरा भाग भी होता है जो सच होता है, जो शायद वो अपने अपने जगह पे सही होंगे, लेकिन एक सच होता है जो कि राइटर को पता होता है, राइट। तो जी उसको हर पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। अगर एक एक मेल और एक फीमेल के बीच का अगर कोई एक रिलेशन दिखा रहा है, कोई एक राइटर दिखा रहा है, तो उसको फीमेल पर्सपेक्टिव, मेल पर्सपेक्टिव दोनों जानना जरूरी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कैसे बात करेंगे, क्या होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको जानना है। तो अभी एट द सेम टाइम उसको वो भी चीज भी जानना है, उसको सही भी दिखाना है कि सही क्या चीज है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन, उसके लिए चीजों को देखना, सोचना, जानना, ये बहुत जरूरी होता है। तो वो आप खाली टाइम पे अकेले ही कर सकते हो, आप बहुत लोगों के साथ मिलके बैठ के नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको खाली टाइम चाहिए होता है। फिर लोगों को लगता है कि आप बहुत बिजी हो गए हो, आप फोन नहीं उठाते हो, आप बात नहीं करते हो, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ ज्यादा काम करने लग गया है। ऐसे मतलब ये खराब नहीं है, बट मेरे दोस्तों का ये कंप्लेन रहती है, जो मेरे बाहर के, जो बैंगलोर के दोस्त हैं, जमशेदपुर के दोस्त हैं, उनका कहते हैं कि तू कभी फोन नहीं करता है, कि तेरा कभी फोन नहीं आता है, 6-6 महीने पे हम फोन करते हैं तुझे तो बात होती है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील होता है कि हर कोई अपना जीवन जी रहा है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। जी क्योंकि हम जिसके साथ रह लिए उस वक्त जी लिए, उसके बाद जब हम अलग हुए तो हाँ रिश्ता तो रहता है, लेकिन अब हर जद्दोजहद से आप गुजर रहे होते हो, आप सर्वाइवल आपका चल रहा होता है, डेली कोई ना कोई टेंशन रहती है, कोई ना कोई बात रहती है, कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो, वो तो आपको रहना ही पड़ेगा, वो तो जीवन ऐसे ही जियोगे आप। तो लेकिन उनका ये कंप्लेन रहता है, तो लोगों को लगता है कि लेकिन ये अकेला टाइम बहुत जरूरी होता है एक राइटर के जी लिए, जी लिखने के लिए। तो वो चीजें जरूरी हैं, और ये आपको इफेक्ट तो करेगा ही आपके निजी जीवन को। कभी ऐसा कभी नहीं हो कि कोई वो इफेक्ट ना करे, चाहे वो कोई सा भी क्रिएटिव फील्ड का कोई सा भी इंसान हो, सिर्फ राइटर ही नहीं, डायरेक्टर भी हो या फिर एक्टर भी हो। क्योंकि एक्टर को भी बहुत बहुत वक्त और बहुत चीजें लगती हैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अगर वो उसको दिल से प्ले करना चाहता है, अगर एक्टिंग करना चाहता है, तो वो तुरंत कर देगा, कल ही के कल कर जी देगा। जी जी लेकिन अगर वो शिद्दत से करना चाहता है, उसको प्ले करना चाहता है, अच्छे से करना चाहता है, उसको फील करके करना चाहता है, उसको वक्त लगता है। क्योंकि राइटर ने लिखी है वो चीज, और उस चीज को दिखाना पर्दे पे, वो अलग चीज है। क्योंकि बिल्कुल मुझे एक किताब पढ़ने और फिल्म देखने में बहुत डिफरेंस लगती है चीजें। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग से, इमेजिनेशन से आप अपना जी जी सोच बनाते हो, एक घर बना लेते हो, एक बाहर का जगह बना लेते हो। लेकिन जब एक डायरेक्टर एक फिल्म बना देता है, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होते हो, बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से सोचा है उस चीज को। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो, तो आप अपने हिसाब से उस कहानी को जी रहे होते हो। तो मुझे वो भी चीज अच्छी लगती है, किताब पढ़नी अच्छी लगती है, कि आप किताब पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, आप अपने अपने डायरेक्टर हो, अपने एक्टर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की। तो पढ़ना भी मुझे वो ज्यादा सही लगता है कि आप पढ़ोगे तो अच्छी चीज सीखोगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव मालूम पड़ेगी, पॉइंट ऑफ व्यू मालूम जी पड़ेगा अलग अलग राइटर्स का। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख भी नहीं पाएंगे, तब तक कि पढ़ना जरूरी है। तो ये हाँ चीजें हैं सर कि हमें हमें थोड़ा दूरी तो रहना पड़ता है लोगों से, हम सबके साथ रह के हर काम नहीं कर सकते, कुछ जी जी चाहिए होता है तो कुछ मतलब आपको छोड़ना भी पड़ता है। जी अ, एक सवाल है जो थोड़ा अम्ब्रेला सवाल है, जी। मदरहुड सवाल है कि है तो ये माया नगरी, कितना हाँ। भी हम इसमें इन्वेस्ट कर लें, कहानियां हैं, किरदार हैं, कितने ही पावरफुल हैं। बहुत बार मैं सुनता हूँ और देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग लिखते हैं कि कहानियों से ज्यादा कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है किसी को कुछ समझाने का। बट फिर सच तो सच है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज है, मगर उसके ऊपर भी एक सच है जिसको फॉर इजीनेस पर्पसेस गॉड पॉइंट ऑफ व्यू बोल दे, कि राइट। भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सच है एकदम। हम्म। आप पहली बात तो ये कि आप इसकी खोज अलग से करने की कोशिश करते हैं कि अपनी कहानियों पे इतना विश्वास है कि कहीं ना कहीं इसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सर अगर मतलब आप, मतलब मैं जो लिखता हूँ उस पे आप पूछ रहे हो?
मेरे लिए। आप एज एन जी, आर्टिस्ट देखो, कहानियां बोलनी भी है, करनी भी हाँ, है। आप तो डायरेक्टर, एक्टर, माशाल्लाह 3-4 अलग काम कर रहे हो। जी, जी। और एक जो बहुत बड़ा भूत है हम सब पे सवार, सोशल मीडिया, वो भी संभालते हो लोगों के लिए, तो भूत ही है वो तो, मतलब हाँ उतरता ही नहीं। सर, बात उसके लिए सही तो है। तांत्रिक रखने पड़ेंगे नए वाले, अभी लगता है। मगर जी, अ, जो भी कर रहे हैं पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, जिस तरह राइट, जमाना चल रहा है हम सब कोशिश कर रहे हैं टू बी रेलेवेंट। राइट, बट कहीं पे ये एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ, मतलब इंसान के तौर पे हमारी एक खोज है कि सच क्या है, जो मेरे मेरे में हो सकता है बट मेरे तक सीमित है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो ओपिनियन से ऊपर है, जो मेरी लाइफ से ऊपर है, जो कोई चीज जैसी है वैसी मुझे कैसे समझ में आए, कि ऐसा कोई रास्ता आप खोज रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ सीकिंग है क्या आपके अंदर? अब सर मैं मतलब अगर मैं गॉड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं बहुत भगवान में मतलब भगवान में मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक सुपीरियर पावर है जो हमारे ऊपर है, जो हमें चला रही है। लेकिन रीजंस ऑब्वियसली मैं ढूंढता हूँ कि रीजंस क्या है। अब जी जैसे कि कहानियों की बात करूं तो कहानी अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं तो कोई भी अगर राइटर लिखा है तो मैं राइटर को मान लेता हूँ कि लिख दिया, ये सच है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं, जी क्योंकि उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा है। तो बिल्कुल। मैं उसमें तार नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी वो चीज लगती है कि अगर मेरी कहानी लिखी हुई रहती और कोई अगर तार छेड़े तो मुझे पसंद नहीं आएगा। जी तो एक एक राइटर की इज्जत करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसकी लिखी हुई चीज आप दिखा रहे हो। जी तो मैं वो कभी तार नहीं छेड़ता हूँ। अब उन्होंने जो लिख दिया है तो वो क्यों लिखा है, इसकी वजह क्या है, इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या होगा, जी ये कैसे काम करता होगा, आज से पहले इसका जीवन कैसे चल रहा होगा। और वो सारी चीजें जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें सब टेक्स्ट रहते हैं। जी जी। लिखने की वजह उधर ही रहती है। हमें बस खोजना हम्म। होता है उस लिखने की वजह क्या है, कि मतलब राइटर ने लिखी है तो क्यों लिखी है। अगर किसी को कहीं जाना है तो क्यों जाना है, कुछ काम होगा तभी जाना है, कुछ नहीं होगा फिजूल का है कैसे जाना है, तो वो चीजें लिखी रहती हैं। तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है। और वो चीज अगर मुझे कहानी में मिल जाती है तो अच्छी बात है, कहानी में मिल गई तो अच्छी बात है, मैं उसी को फॉलो करूंगा। अगर नहीं मिल पाई तो मैं अपना वे बनाऊंगा कि मैं कैसे इसको करूंगा, एज ए इंडिविजुअल मैं कैसे दूंगा। क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ कि किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको कैरेक्टर और आपको एज ए इंडिविजुअल दोनों को बैलेंस में आना होता है। क्योंकि आप पूरा का पूरा खुद नहीं जाके उसको प्ले कर सकते हो। मतलब मैं एज अ बालाजी जाके किसी भी कैरेक्टर को प्ले करूंगा तो मैं ही रहूंगा हर बार। और अगर मैं कैरेक्टर को पूरा लेके प्ले कर दूंगा तो शायद मैं वो भी ना कर पाऊँ जो मैं पूरा कैरेक्टर कर पाऊँ। तो आई थिंक कि वो रेशियो इक्वल होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ताकि आप कुछ दो कैरेक्टर को और कैरेक्टर आपको कुछ दे रहा है। तो वो इक्वल होना चाहिए बैलेंस। और उसको समझने के लिए, उसको उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए कि कैसा है, क्या है, कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, वो कर रहा है इस तरीके से क्यों कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट टू लास्ट प्ले जो मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया था, वो मॉलियर की, फ्रेंच प्ले राइटर है मॉलियर, उनकी लिखी हुई कंजूस, काफी फेमस प्ले है कंजूस। तो उनको मैंने किया था। तो उसमें एक 60 साल का एक बुढ़ा का कैरेक्टर था, मिर्जा। तो मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया था। तो अब उस कैसे चलेगा वो, कैसे बात करेगा वो, क्योंकि हर एज में बात करने का तरीका, ब्रीदिंग, बहुत चीजें होती हैं। कहाँ से बात कर रहा है, ये सब चीजें का मायने रखना होता है कि कैसे बात कर रहा है। हो सकता है कि आज जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आज के 20 साल के बाद, 10 साल के बाद शायद मैं इस तरीके से बात ना कर रहा हूँ। नहीं कर। मेरी आवाज चेंज हो गई होगी, मेरे बात करने का तरीका बदल गया होगा, मेरे बैठने का तरीका बदल गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो भी चीज देखनी पड़ती है कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो वो कौन से उम्र का कैरेक्टर है, किस ब्रैकेट में आता है वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से भी खोजनी पड़ती हैं, अगर राइटर की नहीं लिखी हुई है। जैसे प्लेज में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे रहेंगे, प्ले में सिर्फ आपको कॉन्वर्सेशन लिखा रहेगा। वहां पे ये कैरेक्टर कैसा है, क्यों है, कब है, वो आपको कहानी में ही मिलेगा। अगर कहानी में आपको मिलता है, आप समझ पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको खुद से बनाना पड़ेगा उस कैरेक्टर को, कि आप कैसे चाहते हो कि आप इस कैरेक्टर को किस तरीके से देखते हो, कि कैरेक्टर कैसा हो सकता है। तो जी ऐसा बहुत मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं हूँ, राइट।
अगर मुझे अगर दिया जाए किसी मर्डरर का कैरेक्टर, तो मैंने तो कभी मर्डर नहीं किया है, नहीं मैं करूंगा कभी किसी का मर्डर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कैरेक्टर को प्ले भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं प्ले नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, मैं नहीं कह सकता कि आई एम एन आर्टिस्ट। तो मुझे वो करना है, तो उसको करने के लिए उसके पीछे का रीजन देखना है, कोई इंसान कितना गंदा हो सकता है, कोई कितना नीचे तक जा सकता है कि किसी की जान ले ले। यहाँ पे हमें खून दिख जाता है तो हमें बहुत तकलीफ हो जाती है, वहां पे किसी की जान ले रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसके उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, कैसे दिमाग काम करता होगा, जानना जरूरी है, तभी वो प्ले भी कर पाओगे आप। वरना फिर ऊपर ऊपर प्ले कर पाओगे, एक्टिंग कर पाओगे, एक्टिंग करना इज वेरी इजी। जी। तो आप कह रहे हैं कि आपके काम के द्वारा ही आपका सर्च है, स्पेसिफिकली आप उसको अलग से ढूंढने नहीं निकले हैं इन नहीं, एनी अदर फॉर्म? नहीं सर। हाँ। अ, आपने एक जो लास्ट में बात छेड़ी तो उससे कुछ याद आया, ओरान पामुक की कोई किताब थी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रेड या माय नेम इज रेड, ऐसा कुछ तो नाम था। उसमें वो किरदार जो है वो किसी का मर्डर कर देता है और उसका कहना है दुनिया के बारे में कि सारे लोग इस अहंकार के साथ घूमते हैं कि उनके अंदर कोई ऐसी अ, हैवानियत है ही नहीं। हम्म। वो जानते नहीं कि उनको छेड़ा नहीं गया है, उनको ठीक से छेड़ा जाए तो सबके अंदर एक हैवान हैवान है। छुपा हुआ है। Right. और मुझे वो बात याद आई तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो काम आप करते हो बहुत स्पेसिफिक एज एन आर्टिस्ट इज टू dive deep into the minds of other people to Right. understand their motivation कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आपको अपने बारे में कुछ खराबियां या खूबियां पता चली है ये करते करते कि अरे यार मेरे अंदर भी ऐसा है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान, या जो भी कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर पाएंगे? क्योंकि ये एक्चुअली, तो वैसे मैं जब इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं ये बात निकालता हूँ, द अदर साइड ऑफ ये सीरीज का नाम है। जी। आपका तो मैं अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि द अदर साइड ऑफ अ राइटर लिखूं कि एक्टर लिखूं कि डायरेक्टर लिखूं, बट देखेंगे। या आर्टिस्ट तो मैं कहीं कर चुका हूँ, जी बट देखेंगे जो भी आया हो। जी जी। बट मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि आपका काम करते करते जब भी आप कुछ और हो रहे होते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि अपने बारे में कुछ ऐसा जान लिया कि अरे यार मैं तो इस चीज के बारे में ऐसा सोचता हूँ, तो ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, जो भी, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि? अब सर जैसे कुछ कुछ कहानियां पढ़ के, जब आप पढ़ते हो कहानियां, तो जो सिचुएशनल चीज होती है उस वक्त, तो अभी जैसे कि जैसे मैंने कहा कि मैं कोई मर्डर तो हूँ नहीं, मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, लेकिन जब हम वैसी कहानियां पढ़ते हैं और उसके पीछे का जब रीजन जानते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ अगर ये हुआ होता तो शायद मैं भी कर जी। लेता। तो अभी शायद मेरे ऊपर वो सिचुएशन आई नहीं है। अगर जी। मेरे साथ कुछ गलत होगा तो शायद मेरा भी इम्पल्स वैसा ही काम करे। अगर मुझे कोई एक हाथ मारने आएगा तो शायद मैं भी पटाख से दे दूंगा, मैं वहां खड़े नहीं रहूंगा। कि मैं वहां खड़ा हूँ, मार खा के चला गया, शायद वो चीज नहीं हो। तो किसी ने जी। मारा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन उसको मारना होगा, ना कि कुछ बोलना या फिर हाथ पकड़ के खड़े हो जाना, शायद वो। तो मुझे लगता है कि वो चीजें नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कभी कभी वो चीज एक रियलाइज होती है मुझे, हर कैरेक्टर प्ले करने में, क्योंकि अलग कैरेक्टर मैं कोशिश करता हूँ प्ले करने की, अलग अलग। तो उसमें कुछ नई चीज मुझे अपने बारे में मालूम पड़ती है कि अच्छा, मतलब मैं ये ऐसा सोचता था, तो ऐसा मैं हूं तो नहीं। तो ऐसा जैसे मैं अभी कंजूस जो मैंने किया, तो उसमें जो मिर्जा था, वो मिर्जा बहुत कंजूस होता है। राइट। तो बहुत ज्यादा ही कंजूस होता है। मैंने अपनी लाइफ से थोड़ा सा किया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बहुत खर्चीला हूँ, मैं काफी खर्च कर देता हूँ। लेकिन अब क्या ना, अब से आप सिचुएशनल कंजूस भी होते हो, पता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब आपके पास पैसे हैं तभी आप कंजूस हो। आप सिचुएशनल कंजूस भी होते हो, क्यों? क्योंकि आपके पैसे भी नहीं होते खर्च करने। अगर आपके पास आ जाए ना 10 रुपए, तो आप 10 खर्च कर दो। लेकिन आपके पास वो 10 की जगह 2 आ रहे हैं ना, तो आप शायद एक ही खर्च करोगे, क्योंकि एक कल के लिए बचा के रखना है। तो आप सिचुएशनल भी वो चीज नहीं हो पाती है। तो मुझे उससे लगा कि शायद मैं भी कंजूस हूँ। मतलब कि ऐसा फील हुआ मुझे कि हाँ, मैं वो शायद ऐसा फील करता हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं ऐसे उड़ा देता हूँ। हाँ, मैं वैसा कंजूस नहीं हूँ कि मैं पैसे दबा के रख रहा हूँ, किसी को दूंगा नहीं। बट वो चीज लगती है कि हाँ, आपके पास जब पैसे की कमी होती है, तो आपको शायद उस चीज की जरूरत ज्यादा पता पड़ती है। इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास कम है।
तो ऑब्वियसली हमें कम चीजों की ज्यादा अहमियत पड़ती है, ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं लगती है। तो इसके लिए वो लगता है, वो एक चीज मुझे लगी कि हाँ ये एक चीज है जो कि शायद मैं भी कंजूस हूँ। एक आखिरी प्रैक्टिकल सवाल, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट कभी ना कभी शायद इस एपिसोड को देखें और प्रैक्टिकल लाइफ में पैसा जो इतना इम्पोर्टेंस रखता है, और ये आर्ट फॉर्म एक्चुअली दिल से आता है। एक बार हम लोग इसकी लत में पड़ गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। Right. तो इसमें ना मैं एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आपने एक्टिंग, डायरेक्टिंग ये सब सीखी है कहीं पे, और उसका क्या अहमियत है अपने प्रैक्टिकल जीवन में? तो अगर सीखा है तो कैसा है, और नहीं सीखा है तो कैसा है, और आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है ये चीज़? अब सर मैं जब बॉम्बे आया था 2017 में बॉम्बे आया था, तो मैं सबसे पहले घर पे मैंने सर्च सब कर ली थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने पहले वर्कशॉप ज्वाइन किया, फिर उसके आसपास मैंने पीजी लिया। तो उस वक्त से मैं वर्कशॉप करते आया। तो मैं एक्टिंग वर्कशॉप के लिए गया था, तो अब वो एक्टिंग का कीड़ा था मेरे अंदर, करना था। जी, तो वो मैं सीखा वर्कशॉप पे, उन्हीं के साथ मैं थिएटर करने लगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे बाकी सारी भी चीजें चलती थी, डायरेक्शन के क्लास चलते थे, एडिटिंग के क्लास चलते थे, वॉइस ओवर के क्लास चलते थे। तो अभी हमारा जो एक्टिंग का कोर्स होता था वो सिर्फ सैटरडे संडे चलता था, और बाकी के दिन मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे डायरेक्शन के क्लासेस चलते थे। तो जब मैं नया बॉम्बे आया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और मैं ऑडिशंस देना चालू किया अंदर, क्योंकि मैं अभी सीख रहा था, तो ऑब्वियसली मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे रिजेक्ट ही होना है, तो जाना ही क्यों, फिलहाल पहले कुछ सीख लो तब जाओ। तो अब मंडे टू फ्राइडे मेरे पास कुछ काम नहीं था जी, करने के लिए, मैं घर पे मतलब पीजी में बैठा हुआ हूँ, कुछ काम नहीं करने के लिए। तो मैंने जहाँ पे वर्कशॉप जाता था, फिरोज सर थे हमारे मेंटर, तो उनसे मैंने पूछा कि सर अगर मैं अगर मंडे टू फ्राइडे आके सिर्फ यहाँ सिर्फ बैठूं, कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ बैठूं, तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो। तो मैं वहाँ पे लेक्चर सुनता था डायरेक्शंस के, वहाँ पे एडिटिंग करते हुए देखता था, वहाँ पे वॉइस ओवर के क्लासेस देखता था। तो एक्टिंग मैंने प्रैक्टिकली सीखी है, लोगों से आते थे बाकी टीचर्स जो आते थे, और बाकी की चीजें मैंने देख के सीखी, सुन के सीखी हैं जी, उस वक्त के बाद से। तो अब फिर मैंने कुछ एड्स मैंने असिस्ट किया है। मैंने पिछले साल एक वाईकॉम 18 की एक फिल्म थी, उसमें मैं थर्ड एडी था, तो मैंने असिस्ट किया है। तो अब उसके बाद से मेरी वो जर्नी चालू हो गई असिस्टिंग की, कि मैं कैसे असिस्ट करूंगा, वो किसके साथ असिस्ट करूंगा, और एक्टिंग भी चलने लगी। तो एक्टिंग की भूख ज्यादा थी, और एक्टिंग में पैसे नहीं मिल रहे थे, और एक्टिंग में जल्दी काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि इस भूख को मिटाना है ना, तो कोई बात, थिएटर कर लेते हैं, वहां पे एक्टिंग की भूख मिट जाएगी, और जो पैसे की भूख है वो मैं बाकी से मिटा लूंगा, कहीं और काम करके, असिस्ट करके, या फिर बाकी धीरे धीरे चीजें हम थोड़ा सा अपडेट होते गए। तो फिर जीवन में और भी चीजें आने लगी, सोशल मीडिया आ गया, कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें, तो इसीलिए मैं, अगर जब तक मुझे कोई एक्टिंग में काम देता नहीं, कैमरे पे काम देता नहीं, मैं थिएटर करता हूँ। मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है, क्योंकि वहां पे एक फ्रीडम होता है आपके पास करने के लिए। और इसलिए मुझे डायरेक्शन मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि अ, मैं एज एन एक्टर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। लेकिन एज अ डायरेक्टर आपको हर कैरेक्टर को देखना होता है। तो दैट्स अ टफ जॉब, कि दिखाने के लिए कि आपको हर कैरेक्टर को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, जो जो सबसे बड़ा कैरेक्टर और सबसे छोटा कैरेक्टर, इम्पोर्टेंस दोनों का ही है कहानी में। जी, क्योंकि एक दूसरे के बिना कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि एक्टर सबसे मेन है, एक्टर जी, जैसा जी, काम करता है, हीरो है वो, ही वही हीरो है। लेकिन धीरे धीरे जी, काम करते गए तब पता चला कि सबकी अहमियत है, डायरेक्टर की अपनी अहमियत है, राइटर की अपनी अहमियत है, डीओपी की अपनी अहमियत है, सबकी अपनी अहमियत है, एडिटर की जी, अपनी जी, अहमियत है। कहानी कहने के लिए बिल्कुल, सबको एक सेम पेज पे आना पड़ता है। तो बिल्कुल, जब मैं डायरेक्शन में, मुझे इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आपको कहानी कहने का तरीका मिलता है, बताने का तरीका मिलता है। सिर्फ आप एक कैरेक्टर को पकड़ के कहानी नहीं कह रहे होते हो, आप हर कैरेक्टर से कहानी कह रहे होते हो, हर कैरेक्टर के द्वारा आप कहानी कह रहे होते हो। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इसलिए मुझे अच्छी लगी कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए डायरेक्शन में। क्योंकि अब वो चीज़ करते-करते आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे सीखी है, शायद वो सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिकल सीखते हो।
मैंने थियोरेटिकल उतना नहीं सीखा है। मतलब मैंने किताबी पढ़ाई जी शायद उतनी नहीं की है डायरेक्शन की, एक्टिंग की, लेकिन मैंने प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। मैंने फिल्में वैसी देखी हैं, मैंने लोगों के साथ वैसा वर्कशॉप किया है, मैंने लोगों के साथ रहा हूँ वैसे, जो एक्टिंग सिखाते थे, जो एक्टिंग कराते थे। तो मुझे उनसे सीखने के लिए बहुत मिला है उस वक्त में। अब मेरे अभी सामने जितने भी एक्टर्स आते हैं, वर्कशॉप करते हैं, थिएटर, हमारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ जब आते हो तो अब कैसा आता है कि कुछ आपसे बड़े होते हैं, कुछ आपसे छोटे होते हैं उम्र में, तो आपको सीखने को मिलता है हर उम्र से। क्योंकि ये जिस चीज मतलब आप ना दिमाग के द्वार खोल देते हो अलग अलग, आप बंद करके नहीं रखते हो। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसान अपने आप को बंद करके रखते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि मैं सबसे बड़ा, तू छोटा, तू छोटा। तो और मैं जी चाहता हूँ कि वो सारे द्वार खुले हुए हैं कि सबसे सीखने को मिल सकता है आपको, हर इंसान से आप सीख सकते हो, कोई छोटा जी कोई बड़ा नहीं होता। तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं शायद अ, अगर कोई मेरे आस-पास अगर कोई मिलियनेयर आदमी भी है, जो करोड़पति है भी आदमी, मैं उनसे भी वैसे ही ट्रीट करूँगा, जैसे मैं किसी के दुकान पे जाके चाय पीता हूँ, तो मैं उनको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँगा। तो मैं वो कोशिश क्या मेरी वही रहती है कि मैं उनको दोनों को उसी तरीके से ट्रीट करूँ, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है। शायद वो आपकी कहानी में ना होगा, लेकिन हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तो बिल्कुल। वो इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें सीखी है प्रैक्टिकल जीवन में लर्निंग मैंने। में मतलब काफ़ी फ़ायदा है इन टर्म्स जी, ऑफ अगर सीखना है एज़ एन आर्टिस्ट तो प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ मोस्ट। प्रैक्टिस आपको वो फील्ड वर्क पे ही आप सीख पाओगे। बहुत चीज़ सीख पाते हो आप। प्रैक्टिकैलिटी से बहुत सीखते हो आप। तो मैंने तो ऐसे ही सीखा है, सबका अपना तरीका होता है सीखने का, तो जी, मैंने तो जी। ऐसे ही सीखा है। वंडरफुल ये बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन रही है आपकी जवाब काफ़ी डीप और काफ़ी लॉन्ग और कवर कर रहे हैं पूरी एरिया को। मुझे बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुनकर। इट्स थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर, इट वाज़ अ प्लेज़र टू टॉक टू यू सीरियसली। बहुत अच्छा लगा बात करके। और जी, ऐसे अच्छा लगता है सर किसी एक आप उस इंसान से बात करते हो जब आप किसी को जानते नहीं हो, और एक आप अलग नज़रिए की बात कर रहे होते हो, तो अच्छा लगता है जी, बात करके। तो इट्स जी। इट वाज़ नाइस थैंक यू। टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स। सो मच सर, थैंक यू सो बाय, मच। बाय। बाय।